नमस्कार। भारत की तरक्की की रफ्तार बहुत तेज है और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए चाहिए ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा, और वो भी साफ और भरोसेमंद। यहीं पर न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु शक्ति की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो चलिए, आज भारत के परमाणु कार्यक्रम की जमीनी हकीकत और इसके भविष्य की बड़ी योजनाओं को जरा करीब से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत को आखिर इतनी ऊर्जा चाहिए ही क्यों। फिर हम देखेंगे कि आज की तारीख में परमाणु शक्ति हमारी कितनी ज़रूरतें पूरी कर रही है। इसके बाद हाल ही में मिली एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात करेंगे और आखिर में भविष्य के लिए जो बड़े लक्ष्य रखे गए हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। इससे पहले कि हम सीधे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की दुनिया में जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब किया क्यों जा रहा है। देखिए, सच तो ये है कि देश की ऊर्जा की ज़रूरतें वो आसमान छू रही हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि विकास की इस तेज़ रफ्तार को बनाए रखने के लिए ऊर्जा आएगी कहाँ से? क्या हम हमेशा की तरह कोयले जैसे पारंपरिक तरीकों पर ही टिके रहेंगे या फिर कोई साफ और बेहतर रास्ता भी है? तो चलिए, अब देखते हैं कि आज के दिन भारत की ऊर्जा की इस बड़ी सी पहेली में परमाणु शक्ति का टुकड़ा कितना बड़ा है। हो सकता है ये हिस्सा अभी छोटा लगे, पर यह बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, ज़मीनी हकीकत पर एक नज़र डालते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में कुल 24 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। ये पावर प्लांट्स ही भारत के परमाणु कार्यक्रम की मजबूत नींव हैं, जो 24 घंटे बिजली पैदा कर रहे हैं। और ये 24 रिएक्टर मिलकर जानते हैं कितनी बिजली बनाते हैं? लगभग 8,780 मेगावाट। अब इसे ऐसे समझिए कि ये इतनी बिजली है जो कई बड़े बड़े शहरों की ज़रूरतें आराम से पूरी कर सकती है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। इतनी जबरदस्त क्षमता होने के बाद भी परमाणु ऊर्जा अभी भारत की कुल बिजली का सिर्फ 3% हिस्सा ही है। मतलब साफ है, इस फील्ड में आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो ये पावर प्लांट्स हैं कहाँ? ये देश के 6 राज्यों में 7 अलग-अलग जगहों पर फैले हुए हैं और इन सभी को चलाने की जिम्मेदारी एक ही सरकारी कंपनी की है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम NPCIL भी कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं एक ताज़ा कामयाबी की, एक ऐसे मील के पत्थर की जो दिखाता है कि भारत ने इस टेक्नोलॉजी में कितनी महारत हासिल कर ली है, वो भी अपने दम पर। इसी साल 10 फरवरी को एक बहुत बड़ी खबर आई। राजस्थान के रावत भाटा में जो परमाणु प्लांट है, उसने अपनी पूरी यानी 700 मेगावाट की क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया। ये हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी की गूंज संसद तक पहुंची। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में इसे देश के लिए एक नया रिकॉर्ड बताया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारत अब परमाणु ऊर्जा की तकनीक में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। लेकिन सुनिए, रावत भाटा जैसी सफलताएं सिर्फ एक पड़ाव हैं। ये असल में भारत की एक बहुत बड़ी और दूर की सोच वाली योजना का हिस्सा हैं। एक ऐसी योजना जो देश के एनर्जी फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकती है। आपको पता है, इस पूरी रणनीति की नींव महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा ने कई दशक पहले ही रख दी थी। उन्होंने एक अनोखा 3 चरण वाला कार्यक्रम बनाया था। इसका मकसद था कि हमारे पास जो यूरेनियम कम है, उसका इस्तेमाल करके हमारे विशाल थोरियम भंडारों से ऊर्जा पैदा की जाए। क्या कमाल की सोच थी! और भविष्य का लक्ष्य तो सच में हैरान कर देने वाला है। भारत का इरादा है कि साल 2047 तक अपनी परमाणु क्षमता को आज के लगभग 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर सीधे 100 गीगावाट तक ले जाया जाए। मतलब 10 गुना से भी ज्यादा। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कैसे होगा? खैर, इसका एक जवाब है अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में, जिसे कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या SMRs। और अच्छी बात यह है कि भारत इस मामले में पीछे नहीं है।
हम पहले से ही अपने खुद के एसएमआर डिजाइन बना रहे हैं। ये रिएक्टर्स साइज में छोटे होते हैं। इन्हें फैक्ट्रियों में बनाकर सीधे साइट पर जोड़ा जा सकता है। इससे इन्हें बनाने में टाइम और पैसा दोनों कम लग सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा, नियमों में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार शांति बिल जैसा एक नया कानून लाने पर काम कर रही है। इसका सीधा सा मकसद है पुराने कानूनों को आज के हिसाब से बदलना और प्राइवेट कंपनियों को भी इस फील्ड में आने के लिए रास्ता देना। तो अब हमारे सामने एक साफ तस्वीर है। एक मजबूत रणनीति, भविष्य की टेक्नोलॉजी और बदलते हुए कानून, ये सारी चीजें एक बहुत बड़े परमाणु विस्तार की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या परमाणु ऊर्जा ही वो चाबी साबित होगी जो भारत के लिए एक साफ सुथरे और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य का दरवाजा खोलेगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। जब हम भारत की न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है दिमाग में बिजली आती है, लेकिन ये सिर्फ पावर हाउस नहीं है। ये सुरक्षा और इनोवेशन की एक ऐसी कहानी है जो लगातार चल रही है। आज हम इसी के अंदर झांकेंगे कि कैसे दशकों पुरानी रिएक्टर्स को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। और पता है क्या, इस पूरी प्रक्रिया में भारत दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, कैपेसिटी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? इसका जवाब हमें इंडिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस की एक बहुत ही अच्छी झलक देता है। तो जवाब है तमिलनाडु में बना कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसकी कैपेसिटी पूरे 2000 मेगावाट है। ये सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट ही नहीं, बल्कि देश की मॉडर्न न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त सिंबल भी है। ठीक है, ये तो हो गए नए चमचमाते प्लांट्स की बात। लेकिन भारत में कई ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स भी तो हैं जो दशकों से, मतलब सालों से काम कर रहे हैं। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन पुराने प्लांट्स की सेफ्टी लॉन्ग टर्म में कैसे गारंटी की जाती है? देखिए, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL की कोर फिलॉसफी में। उनका सिद्धांत बहुत सीधा और पावरफुल है, सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। मतलब परफॉर्मेंस को तो लगातार बेहतर बनाना ही है, लेकिन सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं, कभी नहीं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? NPCIL के लिए सेफ्टी कोई वन टाइम चेकलिस्ट नहीं है कि बस टिक किया और हो गया। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला सफर है जो प्लांट के बनने से शुरू होता है और उसके जीवन के आखिर तक चलता है। जैसा कि ये लाइफ साइकिल दिखा रहा है, रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन इस प्रोसेस का एक, कह सकते हैं कि एक ज़रूरी हिस्सा है। यही वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि प्लांट हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पर काम करे। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो अपग्रेड्स हैं ये आते कहाँ से हैं? असल में इसके 3 मेन सोर्स हैं। पहला तो जाहिर है टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए डेवलपमेंट्स। दूसरा, देश और दुनिया के अनुभवों से सीखना, चाहे वो अपनी कामयाबी हो या दूसरों से मिला कोई सबक। और तीसरा, बिल्कुल लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च जो हमें हमेशा एक कदम आगे रहने में मदद करती है। अच्छा, अब जरा एक स्पेसिफिक चैलेंज पर नजर डालते हैं जो भारत की पहली पीढ़ी के रिएक्टर्स के सामने आया। देखिए, वक्त के साथ किसी भी मशीन में घिसाव तो होता ही है, टूट फूट होती है, लेकिन जब बात न्यूक्लियर रिएक्टर की हो तो ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। खासतौर पर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन यानी एप्स और मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन यानी मैप्स जैसे पुराने प्लांट्स में कुछ यूनिक टेक्निकल प्रॉब्लम्स सामने आने लगीं और इनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो प्रॉब्लम क्या थी? मेन प्रॉब्लम थी कूलेंट ट्यूब्स का डिग्रेडेशन। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए जैसे वक्त के साथ लोहे में जंग लग जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही लगातार रेडिएशन के असर से ये ट्यूब्स अंदर से कमज़ोर होती जा रही थी, ब्रिटल हो रही थी। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं, बल्कि एक बड़ा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन चाहिए था। और बस यहीं पर भारत के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने अपनी काबिलियत दिखाई।
उन्होंने एक इनोवेटिव, पूरी तरह से स्वदेशी सॉल्यूशन तैयार किया। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ असरदार ही नहीं था, बल्कि उसने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी। इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया गया एनमास कूलेंट चैनल रिप्लेसमेंट, या शॉर्ट में कहें तो EMCCR। इसमें 3 मेन स्टेप्स थे। पहला, इस मुश्किल काम के लिए खास तौर पर भारत में ही रिमोट हैंडलिंग टूल्स बनाए गए। दूसरा, रिएक्टर के सभी 300 से भी ज़्यादा कूलेंट चैनल्स को एक साथ एक ही बार में बदला गया। और तीसरा, उनकी जगह पर एक बेहतर मटेरियल, मतलब एक नए अलॉय से बनी ज़्यादा टिकाऊ ट्यूब्स लगाई गईं। और इस बात की अहमियत इस कोड से समझी जा सकती है। सोचिए, ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री में पहली बार हुआ था और पूरी दुनिया में सिर्फ दूसरी बार कि इतना कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो। ये भारत की इंजीनियरिंग पावर का एक जीता जागता सबूत है। तो ये तो हुई एक बहुत बड़ी रिपेयर की कहानी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य की सेफ्टी के लिए और कौन सी बड़ी स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं। क्योंकि जैसा हमने कहा, सेफ्टी कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। देखिए, सेफ्टी को लेकर जो सोच है, जो फिलॉसफी है, उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले क्या होता था? पहले इवेंट बेस्ड प्रोसीजर्स होते थे। मतलब कोई खास घटना हुई तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब सिम्टम बेस्ड गाइडलाइंस अपनाई जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि अब किसी एक घटना का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि प्लांट के जो क्रिटिकल सेफ्टी फंक्शंस हैं, उन पर लगातार नजर रखी जाती है ताकि प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही पकड़ लिया जाए। मतलब रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर हम भविष्य की बात करें तो तस्वीर और भी ज़्यादा सेफ नज़र आती है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRS पर काम चल रहा है। इनकी खास बात है पैसिव सेफ्टी सिस्टम। मतलब किसी भी इमरजेंसी में इन्हें बंद करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। इसके अलावा शांति बिल 2025 जैसे नए कानून रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और भी मजबूत बना रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, फ्यूल साइकिल से लेकर सिक्योरिटी ऑपरेशंस तक हर चीज़ पर सरकार का पूरा कंट्रोल रहता है, जिससे किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत अपनी एनर्जी की ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा। असली सवाल ये है कि सेफ्टी और आत्मनिर्भर इनोवेशन का ये जो इंडियन मॉडल है, क्या ये पूरी दुनिया को क्लीन एनर्जी के भविष्य का रास्ता दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। तो चलिए आज भारत के ऊर्जा भविष्य पर बात करते हैं। भारत एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है और इस दांव के केंद्र में है परमाणु शक्ति, यानी न्यूक्लियर पावर। और ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है जो 2047 तक देश की ऊर्जा की पूरी तस्वीर को बदल सकती है। और ये है वो जादुई आंकड़ा 100 गीगावाट। जी हाँ, 2047 तक भारत का लक्ष्य अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाना है। अब इसे ऐसे समझिए कि ये आज की क्षमता से 10 गुना से भी ज्यादा है। इतनी बिजली कि दिल्ली जैसे कई शहर 24 घंटे रोशन रह सकते हैं। जाहिर है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अच्छा, इस पूरी योजना को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे भारत के इस बड़े लक्ष्य की, फिर देखेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं, फिर उस नई टेक्नोलॉजी और नए कानून के बारे में जानेंगे जो इसे सच बनाने में मदद करेंगे, और आखिर में आगे की चुनौतियों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो पहला खंड, भारत का लक्ष्य। देखिए, ये सिर्फ बिजली के आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और ये लक्ष्य सीधे देश के सर्वोच्च नेतृत्व से आ रहा है। प्रधानमंत्री की ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये एक साफ इरादा है कि परमाणु ऊर्जा भारत के भविष्य में एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाली है। तो 100 गीगावाट का ये विशाल लक्ष्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं?
चलिए देखते हैं कि आज भारत का परमाणु परिदृश्य असल में दिखता कैसा है। ये नक्शा देखिए, ये भारत की मौजूदा परमाणु शक्ति को दिखाता है। आज देश में 7 जगहों पर 24 रिएक्टर चल रहे हैं, जो सब मिलाकर करीब-करीब 8.8 गीगावाट बिजली पैदा करते हैं। रावत भाटा से लेकर कुडनकुलम तक ये प्लांट दशकों से हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा की नींव बने हुए हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 24 चालू रिएक्टरों से हमें मिलती है लगभग 8.8 गीगावाट बिजली, जो कुल बिजली उत्पादन का सिर्फ 3% है। लेकिन असली कहानी इस आखिरी आंकड़े में छिपी है। 17 और रिएक्टर अभी बन रहे हैं। ये दिखाता है कि विस्तार की ये यात्रा पहले से ही जोरों पर है। वैसे भारत का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही बहुत दूरदर्शी रहा है। इसका श्रेय जाता है डॉक्टर होमी भाभा के 3 चरण वाले कार्यक्रम को। इसका सिद्धांत बहुत सरल था। पहले चरण में हमारे पास जो यूरेनियम है उसका इस्तेमाल करो, दूसरे चरण में उससे प्लूटोनियम जैसा बेहतर ईंधन बनाओ, और आखिर में तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल करके पूरी तरह से ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाओ। ये शानदार योजना आज भी हमारे परमाणु भविष्य का मार्गदर्शन कर रही है। तो सवाल ये है कि इस 10 गुना की विशाल छलांग को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? इसका जवाब भविष्य की एक क्रांतिकारी तकनीक में छिपा है। चलिए तीसरे खंड में चलते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआर्स की दुनिया में। तो आखिर ये एसएमआर्स हैं क्या भला? अच्छा, इन्हें आप न्यूक्लियर पावर की दुनिया के लेगो ब्लॉक्स समझ सकते हैं। ये छोटे फैक्ट्री में बने परमाणु रिएक्टर हैं। पारंपरिक विशाल रिएक्टरों के उलट, जिन्हें बनाने में सालों लग जाते हैं, एसएमआर के हिस्सों को फैक्ट्री में बनाकर साइट पर बस जोड़ दिया जाता है। यही मॉड्यूलर वाली बात इसे इतना क्रांतिकारी बनाती है। इस स्लाइड पर पारंपरिक और एसएमआर्स के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। जहां एक पारंपरिक रिएक्टर बनाने में 1 दशक या उससे भी ज्यादा लग सकता है, वहीं एसएमआर्स कुछ ही सालों में तैयार हो सकते हैं। ये जो लचीलापन और रफ्तार है, वो पारंपरिक रिएक्टरों में मिलना असंभव है। एसएमआर्स के फायदे सिर्फ तेजी से बनाने तक ही सीमित नहीं हैं। इनमें पैसिव सेफ्टी जैसी बहुत एडवांस सुरक्षा प्रणालियां होती हैं, जिसका मतलब है कि ये किसी इमरजेंसी में ये बिना इंसानी दखल के खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। ये पुराने कोयला प्लांट की जगह ले सकते हैं और दूर दराज के इलाकों तक साफ ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत की अलग-अलग ऊर्जा ज़रूरतों के लिए एक बेहतरीन समाधान हो सकती है। लेकिन देखिए, सिर्फ नई तकनीक अपनाने से काम नहीं चलता, पुराने नियमों को भी बदलना पड़ता है। और इसीलिए इस योजना का दूसरा सबसे ज़रूरी स्तंभ है कानून में सुधार। चलिए चौथे खंड में चलते हैं और शांति यानी शांति बिल को समझते हैं, जो इस परमाणु क्रांति को कानूनी जमीन देगा। भारत के परमाणु कानून समय के साथ विकसित हुए हैं। 1962 के एक्ट ने इस पर सरकारी नियंत्रण की नींव रखी। 2010 के कानून ने जवाबदेही तय की, और अब 2025 का ये जो प्रस्तावित शांति बिल है, वो इन सबको एक साथ लाकर प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल रहा है और भविष्य के लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा है। ये ग्राफिक शांति बिल के मुख्य प्रस्तावों को दिखाता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को मुमकिन बनाना, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को तेज और आधुनिक बनाना, और हमारी रेगुलेटरी बॉडी को और ज़्यादा अधिकार देना जैसे अहम सुधार शामिल हैं। ये एक व्यापक बदलाव है, जिसे रफ्तार बढ़ाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इस बिल का जो सबसे क्रांतिकारी पहलू है, वो यही है। आज़ादी के बाद पहली बार भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ सरकार के अधीन था, उसे निजी कंपनियों के लिए खोला जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक कदम है जो इस सेक्टर में अरबों डॉलर का नया निवेश और इनोवेशन ला सकता है, जिससे 100 गीगावाट का लक्ष्य पाना कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। अब हम अपने आखिरी खंड पर आते हैं। योजना महत्वाकांक्षी है, टेक्नोलॉजी भविष्य की है और कानून भी बदल रहे हैं। लेकिन आगे की राह चुनौतियों से भरी है। एक यथार्थवादी तस्वीर के लिए हमें इन बाधाओं को भी समझना होगा। ये चार्ट एक बड़ी आर्थिक चुनौती को साफ दिखाता है।
आज के समय में परमाणु ऊर्जा से 1 यूनिट बिजली बनाने की लागत सौर और पवन ऊर्जा से लगभग दुगनी या तिगुनी है। हाँ, ऐसा मार से इस लागत को कम करने की उम्मीद तो है, लेकिन ये एक बड़ी प्रायोरिटी होगी ताकि परमाणु ऊर्जा आर्थिक रूप से भी आकर्षक बन सके। लागत के अलावा और भी बड़ी बाधाएं हैं। जनता के मन में परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा को लेकर विश्वास बनाना, ईंधन यानी यूरेनियम के लिए हमारी विदेशी सप्लाई पर हमारी निर्भरता को कम करना और परमाणु कचरे का दशकों तक सुरक्षित प्रबंधन करना, ये सभी बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिनका स्थायी समाधान खोजना ही होगा। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की रणनीति क्या है? ये एक मिला-जुला दृष्टिकोण है। जहां सरकारी क्षेत्र का अनुभव नेतृत्व करेगा, वहीं प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस सफर को गति देंगे। सफलता इन तीनों के तालमेल पर ही निर्भर करेगी। और अंत में हम इसी बड़े सवाल पर आते हैं। भारत ने नई तकनीक और नए कानूनों के साथ एक बहुत बड़ा दांव खेला है। क्या ये महत्वाकांक्षी योजना भारत को वाकई एक स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा के भविष्य की ओर ले जाएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।